बच्चों, पिछले कुछ वीडियो से हमने आपका जो विषय प्रारंभ किया था वो है कई विभिन्न वाद्यों का क्रमागत विकास, यानी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके अंतर्गत हमने विभिन्न वाद्यों के क्रमिक विकास पे चर्चा की थी, जिसमें पखावज, वीणा, सितार, सरोद। आज उसी क्रम में हम जो वाद्य ले रहे हैं वो है तबला। तबला जो है वो एक प्रमुख अवनद्य वाद्य है। अवनद्य वाद्य, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारी जो वाद्यों का जो 4 वाद्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अंतर्गत जो 4 प्रकार के वाद्य माने जाते हैं, उसमें जो प्रमुख जो 3 ऊपर के बाद तत्वाद्य, सुशीलवाद्य और घनवाद्य होते हैं, ये स्वर प्रधान वाद्य होते हैं। पर अवनद्य वाद्य जो है वो लय प्रधान वाद्य होते हैं, जो कि संगीत में लय कायम करने और ताल दिखाने के लिए प्रयोग में आते हैं। इसलिए ये इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवनद्य वाद्य जो है उनके मुंह पर चमड़ा मड़ा हुआ होता है और उसमें स्वर उत्पत्ति हाथ या लकड़ी के आघात द्वारा की जाती है। हम देखते हैं कि भारतीय संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य के साथ ताल संबंधी वाद्यों का प्रयोग न जाने कब से चला आ रहा है। और हमारी जो प्राचीन साहित्य संगीत से के इतिहास से संबंधित जो भी साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, उस पर भी हम यत्र तत्र देखते हैं कि ताल संबंधी वाद्यों का कहीं ना कहीं उल्लेख हमें मिलता है। पौराणिक कथाओं में भी हम देखते हैं कि अनेक ताल वाद्यों की चर्चा जो है की गई है। अब ये चर्म वाद्यों की परंपरा हम देखते हैं कि वैदिक काल से अब तक बराबर चली आ रही है। रामायण, महाभारत के काल तक हम देखते हैं कि मृदंग, पणव, परव, भेरी, मुरज, आलिंग, ऊर्ध्वक, आडंबर जैसे चर्म वाद्यों का निर्माण हो चुका था, क्योंकि ये इनमें रामायण महाभारत में हमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इन वाद्यों को हम देखते हैं कि इनका जो वादन होता था या तो हाथ से या दंड से किया जाता था। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि वर्तमान में मृदंग या पखावज और तबला जो है ये प्रचलित अवनद्य वाद्य या ताल वाद्य है। और इनमें भी तबला जो है उसको एक प्रमुख जो है वो ताल वाद्य माना जाता है। गायन, वादन तथा नृत्य तीनों प्रकार के संगीत के साथ संगति के लिए तथा स्वतंत्र यानी सोलो वादन के लिए भी जो है सर्वाधिक जो लोकप्रिय अवनद्य वाद्य है वो है तबला। कोई भी संगीत के भले गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, संगीत की कोई भी विधा हो, वो बगैर तबले के असंभव है। तो इससे ही हम इसके तबले के महत्व और उसकी लोकप्रियता को जान सकते हैं। अब जहाँ तक तबला जैसा जो सुंदर, अति मधुर, श्रुति मधुर और प्रचलित वाद्य है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके संबंध में हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। और इसके संबंध में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की धारणाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल के दुर्दर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला माना जाता है। तो कुछ लोग तबले के जन्म का संबंध फारस के वाद्य तबले से जोड़ते हैं। और अधिकांश जो विद्वान हैं उनका मानना यह है कि 13वीं शताब्दी के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल के जो प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो थे, उन्होंने पखावज को 2 भागों में विभक्त कर तबले को जन्म दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मान्यताएं तबले की उत्पत्ति के संबंध में हम देखने को हमें मिलती हैं। अब पंडित सत्यनारायण जी के अनुसार कि तबला जोड़ी के निर्माण में पखावज तथा नगाड़ा ये 2 वाद्य सहायक हैं। इसी प्रकार लालमणि मिश्र जी कहते हैं कि तबले का आविष्कार मृदंग से हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ लोग महाराष्ट्र का एक संबल नामक एक वाद्य था, जिसके भी 2 भाग होते हैं, तो उससे तबले की उत्पत्ति मानते हैं। तो पेंटल जी के हैं, उनके अनुसार तबले का आविष्कार चाहे अमीर खुसरो जी ने किया हो चाहे सद्दार खान जी ने, इसके 2 स्वतंत्र अवयव यानी तबला व डग्गा, तबल अर्थात नगाड़े के आधार पर ही अस्तित्व में आए।
क्योंकि नगाड़े जो हैं वो प्राय युगों से ही बजाए जाते हैं, तो उनके अनुसार वो नगाड़े को उसका मानते हैं कि उसका परिष्कृत रूप जो है तबला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार तबले की उत्पत्ति दुग्गड़ यानी वाद्य से हुई, क्योंकि ये भी तबले के समान 2 नग वाला वाद्य है। तो इस प्रकार देखा जाए कि अलग अलग विद्वानों ने इसके लिए जो है अपनी उनकी मान्यताएं हैं और उसकी धारणाएं दी जाती हैं, और उसमें से अधिकांश विद्वान जो हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रसिद्ध तबला वादक श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी ने अपनी पुस्तक राग ताल परिचय में इस बात का उल्लेख किया है कि अधिकांश विद्वानों का मत जो है वो 13वीं शताब्दी के बादशाह जो अमीर खुसरो जी के द्वारा जी की पखावज को 2 भागों में विभक्त कर तबले को जन्म दिया, इस प्रकार मानते हैं। तो अब जहाँ तक जो है, अब हम देखते हैं कि 13वीं सदी में तथा उससे पूर्व हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संगीत में ध्रुपद जैसे गंभीर गायन का प्रचार था। अब ध्रुपद जैसी गंभीर गायकी थी, उसके साथ पखावज जैसा वाद्य, गंभीर वाद्य जो है वो प्रयोग किया जाता था। परंतु उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसी समय उत्तर भारत राज्य में बहुत परिवर्तन हुआ। मुग़ल बादशाहों ने हाथ में जब शासन में उनके हाथ में शासन की बागडोर आ गई, तो लोगों की धीरे धीरे मानसिकता और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन होने लगा। अब इस सब का असर जो है वो संगीत पे भी पड़ा। तो इस समय हम ये देखते हैं कि जौनपुर के सुल्तान जो हैं हुसैन सक्की ने बड़े ख्याल को तथा अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को जन्म दिया। तो अब जो यहाँ जो ध्रुपद जो गंभीर और गंभीर गायकी जो मानी जाती थी, उसकी अपेक्षा अधिक सुकोमल और मधुर गायन शैली जो है वो ख्याल गायकी जो है वो प्रचार में आई। अब उस ख्याल जैसी नवीन गायकी के साथ पखावज जैसे गंभीर और जोरदार वाद्य का बजाया जाना उतना उपयुक्त नहीं था। उसके परिणाम स्वरूप किसी मधुर ताल्यवाद की आवश्यकता पड़ी, तो शायद संभवतः उसी आवश्यकता ने तबले को जन्म दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ख्याल गायकी और तबले ने लगभग साथ साथ ही जन्म लिया, और वो दोनों क्रमशः एक तरह जो है उनका विकास होता रहा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि तबले का जन्म किसी प्रकार भी हुआ हो, लेकिन जो उपलब्ध हमारा साहित्य है उसके आधार पर ये बात निश्चित है कि तबले वादन को जो आधुनिक रूप देने का जो श्रेय है वो दिल्ली के प्रसिद्ध उस्ताद सिद्धार खां अथवा सिद्धार खां जी है उनको माना जाता है, जिन्होंने पखावज के बोलों को तबले पर बजाने के योग्य बनाया और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार लाकर उसको आधुनिक तबले का रूप देकर इसको प्रचारित किया और दिल्ली के प्रसिद्ध घराने यानी दिल्ली घराने की नींव डाली। और फिर उनकी वंश परंपरा तथा शिष्य परंपरा ने भारत में तबले का प्रचार किया और वर्तमान अन्य घरानों की जो है उसमें नींव डाली। तो इस प्रकार जो है वो तबला जो है धीरे धीरे करते करता अपने विकास क्रम को पार करता हुआ आज जो है इस अपनी प्रतिष्ठित रूप में पहुंचा। जहाँ तक हम तबले के भागों के बारे में देखते हैं, तो तबले का जैसे जो है इसके वाद्य के 2 अंग हैं, एक बायां दूसरा दायां, दोनों को मिलाकर ही तबला नाम दिया जाता है। और आज बाएं को जो है डग्गा भी कहा जाता है। वास्तव में इन दोनों अंगों को मिलाकर ही तबला वाद्य पूर्ण होता है। दायां जो अंग है वो लकड़ी से बना होता है और बायां या तो मिट्टी या धातु का बना होता है। अब प्रारंभ में जो है वो मिट्टी का इसलिए बनता था, उसमें गूंज अधिक होती थी, लेकिन उसको टूटने का भय उसमें ज़्यादातर रहता था, क्योंकि मिट्टी का तो होता था परंतु जो उसकी कुंडी उसको कहलाती थी वो उसमें गूंज अच्छी होती थी, परंतु थोड़ी सी चोट लगने से वो मिट्टी उसके टूट जाने का भय होता था। इस कारण फिर अब जो है फिर पीतल, तांबा, लोहा आदि धातुओं से तबले का जो है या डग्गे का निर्माण किया जाने लगा और उसके साथ साथ उसमें मोटे चादर का ढांचा बनाया जाता है और उसका वजन बढ़ाने के लिए उसको शीशा पिघलाकर उसमें डाल दिया जाता है और बाहर से निकिल की पॉलिश आदि कर दी जाती है, जिससे कि उसकी चमक उसमें पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बायां और दायां 2 प्रकार के हैं। ऊपरी हिस्सा जो बायां और दायां दोनों ही जो है वो भीतर से खोखले होते हैं और उनके ऊपर से जो है वो चमड़ा मड़ा होता है, जिसको कि पुड़ी कहते हैं, और उस पर गोलाकार स्याही लगी रहती है और उसके पुड़ी के चारों ओर चमड़े का हार गुथा हुआ होता है, जिसे कि गजरा कहा जाता है। इसमें 16 छिद्र या घर होते हैं, जिनके बीच से चमड़े की बद्दी जो है वो पिरोई जाती है
और इसी पर हम देखते हैं कि हथौड़े से आघात करके स्वर को ऊंचा या नीचे किया जाता है, यानी कि तबले को मिलाया जाता है। और बद्दियों के नीचे जो है हम देखते हैं कि 8 छोटे लकड़ी के टुकड़े लगे रहते हैं, और स्वर को अधिक ऊंचा नीचा करना हो तो क्रमशः इन्हीं को ऊपर, यदि स्वर को नीचा करना हो तो गट्टों को ऊपर, और स्वर को ऊपर चढ़ाना हो तो गट्टे को नीचे खसकाया जाता है। और इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि पूड़ी पर मुख्यतः बजाने के 3 स्थान होते हैं, जैसे स्याही, चाटी और लब या मैदान। तो स्याही और चाटी जो है वो दाहिने में प्रमुख रहते हैं, और स्याही और लब जो है या मैदान ये बाएं का मुख्य अंग होते हैं, जिसमें कि सारा वादन होता है। और तबले के जो बोल हैं वो विभिन्न वर्णों से बनते हैं, और कुछ उसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ 7 वर्ण मानते हैं तबले के मुख्यतः, तो कुछ दूसरे अनुसार जो है उसके 10 वर्ण मानते हैं, और उनका कहना है कि इनसे ही सभी प्रकार के बोल जो हैं वो निर्माण हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के इस पर ये तबला जो है इसका ये एक स्वरूप जो है सामने आया है। फिर हमने जहाँ तक, जैसे अभी मैंने पहले उल्लेख किया था कि विद्वानों के अनुसार जो दिल्ली के प्रसिद्ध उस्ताद थे सिद्धार्थ खां जी, उन्होंने ही इसको प्रचारित करने का जो श्रेय है वो तबले को प्रचारित करने का श्रेय सिद्धार्थ खां जी को जाता है। फिर धीरे धीरे भारत में अन्य जो है तबले के घरानों ने जन्म लिया। तो उसमें हम देखते हैं कि पहला तो दिल्ली घराना ही आया। दिल्ली घराने के बाद हम देखते हैं कि अजराड़ा घराना है। अजराड़े घराने में भी कई प्रमुख विद्वान हुए। उसमें उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब जो हैं वहाँ के प्रमुख प्रतिनिधि जो तबला वादक रहे। इसके अतिरिक्त फिर देखते हैं कि लखनऊ घराना, उसमें दिल्ली के सरपंच तबला वादक उस्ताद सिद्धार्थ खां के ही 2 पौत्र उस्ताद मोदू खां तथा उस्ताद बख्शू खां जो थे, उन्होंने दिल्ली के नवाबों द्वारा वो लखनऊ के नवाबों के दरबार में भेज दिए गए थे। तो यहाँ आकर मतलब सिद्धार्थ खां जी के दोनों पोतों ने जो है लखनऊ घराने की नींव डाली। तो इसमें भी बहुत अलग अलग विद्वान जो हैं लखनऊ घराने में भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक घराना प्रमुख है तबले का, जो है कि घराना पूरब के घरानों के अंतर्गत आता है, जिसे फर्रुखाबाद घराना कहते हैं। इसमें उस्ताद विलायत अली खां साहब हुए, और इसके जो मूर्धन्य कलाकार इस घराने के रहे उसमें जनाब करामतुल्लाह खां साहब जो थे वो उसके जो है प्रमुख कलाकार जो है प्रतिनिधि कलाकार इस घराने के माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तबले का एक प्रमुख घराना रहा जो है बनारस घराना। तो बनारस को अगर तबले का ही मुख्य घराना कहा जाए बहुत, तो ये कहीं इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बढ़कर तबले के विद्वानों ने जन्म लिया। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले लखनऊ से जो शिक्षा प्राप्त करके आए थे पंडित राम साहेब जी, उन्होंने यहाँ बनारस आके बनारस घराने की नींव डाली। फिर उनके भाई पंडित गौरी साहेब जी के पुत्र भैरव साहेब जी और बलदेव साहेब जी और दुर्गा साहेब जी ने जो है यहाँ के प्रसिद्ध तबला वादक हुए। इसी घराने में स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी, फिर कंठे महाराज जी के भतीजे पंडित किशन महाराज जी, वो भी यहाँ के बहुत मूर्धन्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक रहे। इसी प्रकार बनारस में एक प्रसिद्ध बाचा मिश्र जी रहे विद्वान तबलिए, जिनके के पुत्र पंडित सामता प्रसाद जी गुदई, जिनका उपनाम गुदई महाराज जी के नाम से जो विख्यात थे, उन्होंने इस घराने में रहे। इसी तरह से बनारस के एक सुप्रसिद्ध तबला वादक नादिन के बादशाह, जिनको कहा जाता है धीरे धीरे के विशेषज्ञ, पंडित अनोखेलाल जी रहे। तो इस प्रकार ये परंपरा यहाँ पर बनारस की एक तबले वादन की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही, जिसने कि तबले के क्षेत्र को, तबला वादन के क्षेत्र को बहुत उच्च स्थान तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि पंजाब घराना रहा। पंजाब घराने मतलब अभी तक जो और घराने थे उनका सबका एक दूसरे से संबंध था, लेकिन तबले का जो एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ घराना वो पंजाब घराना माना जाता है। तो इसका संबंध अन्य किसी घराने से नहीं मानते। तो इसमें यहाँ पर हुसैन बख्श और उनके पुत्र उस्ताद फ़कीर बख्श जिन्हें जो है वो विद्वान थे, उन्होंने इस घराने की नींव डाली। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कादर बख्श जी जो थे वो बहुत थे, उनके जो शिष्य रहे वो उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, जो कि बम्बई निवासी थे, और उन्होंने इस घराने को एक बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद उनके सुयोग्य पुत्र
उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और उन्होंने तबले वादन की लोकप्रियता को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों से होता हुआ ये तबले की जो परंपरा रही वो अपने आज इस मुकाम पर जो है पहुंची है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि तबला जो है आज के प्रमुख ताल वाद्यों में है, और जिसका प्रयोग हम देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से भी और संगत दोनों के ही रूप से समान रूप से किया जाता है। गायन वादन कुछ भी हो, तबला के लिए बगैर उसके जो है कोई भी संगीत का कोई भी विधा, कोई भी संगीत जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। अब हालांकि शास्त्रीय संगीत की परंपरा में हम देखते हैं कि प्राचीन वाद्य जो है वो मृदंग यानी पखावज को माना जाता है, परंतु केवल मात्र प्राचीनता के आधार पर ही हम किसी वाद्य की उपादेयता का निर्धारण नहीं कर सकते। मृदंग निसंदेह जो है पखावज एक उत्तम वाद्य अवश्य है, परंतु तबला जो है वो आज की परिस्थिति और उसके हिसाब से बहुत उपयोगी साबित हुआ है, क्योंकि तबले पर हम देखते हैं खुले व जोरदार बंद बोल तथा मुलायम सभी प्रकार के बोल जो हैं वो सुंदरता से बजाए जा सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि तबले पर जब ध्रुपद के साथ हम देखते हैं खुले युक्त बोलों से युक्त चौताल भी बजाई जा सकती है, तो इसी तरह ख्याल के साथ बंद बोलों से युक्त एक ताल, ये दोनों ही जब बजाई जाती हैं तो दोनों ही एक समान ही उसमें सुंदर प्रतीत होती हैं। अतः वादन की सुविधा की दृष्टि से यह वाद्य अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है, और इसी कारण हम ये देखते हैं कि तबला जो है वो गायन वादन नृत्य तीनों के साथ बजाया जाता है और स्वतंत्र रूप में भी बजाया जाता है। थैंक यू।